बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि दिन पर दिन कोरोना का प्रकोप कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कितने ज़्यादा लोग संक्रमित मिल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इस समय हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है और अपने सभी लोगों की सुरक्षा करनी है, ठीक है। क्योंकि इस समय वायरल भी चल रहा है, फ्लू भी चल रहा है, ठीक है, और कोरोना तो है ही है। इसलिए हमें घर पे रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? अपना हिंदी विषय, ठीक है। तो इस बच्चों, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पाठ 1। कौन सा था पाठ 1? वह चिड़िया जो पढ़ाया था ना, याद है ना? वह चिड़िया जो, कैसी चिड़िया थी वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुन्नी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यारी कविता हमने पढ़ाई थी आपको ना। तो इसके जो सबको समझ में आई थी, इसको नहीं समझ में आई वो हमसे पूछ भी सकता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आंसर हमने समझाए थे, वो आज हम आपको पीडीएफ बना के दे देंगे, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 2 बचपन। कौन सा पाठ? बचपन। सभी लोगों ने अपनी अपनी किताबें खरीद ली होगी ना, तो ऐसा करिए, सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। तो पाठ 2 क्या है? बचपन। बचपन कितना अच्छा होता है ना। बचपन में हमें किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती है, हम चाहे जैसे मस्ती करें, कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, और कहीं पे भी हम सो जाते हैं, कहीं बस शैतानी करने का हो रहता है। तो बचपन की यादें तो हमारे साथ बहुत जुड़ी होती है ना। बहुत सी यादें होती हैं जो हमारे बचपन के साथ जुड़ी होती हैं। तो आपके भी बचपन की बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी शैतानियाँ होंगी। आगे मम्मी पापा बताते होंगे कि तुम बचपन में शरारती थे, तुम वैसे थे, तुम वैसे थे, होता है ना। तो वैसे ही जो ये बचपन लेसन है, हमारा पाठ है, उसमें जो लेखिका है, लेखिका जो है हमारी, उनका नाम है कृष्णा सोदती, ठीक है। तो ये जो लेखिका है, इन्होंने अपने बचपन की बातें हमसे साझा की हैं और उन्होंने अपनी बचपन की ही बातें इस पाठ के माध्यम से हमको बताई हैं, ठीक है। कि उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, कैसे कैसे शैतानियाँ की और क्या क्या हुआ। जैसे हमारे बचपन के साथ होता है, वैसे ही लेखिका के बचपन के साथ जो भी हुआ वो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी किताबें निकाल लीजिए और हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन कह रहा है? लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी लेखिका की उम्र अब इस समय कितनी है? तुम्हारी दादी और नानी के बराबर। बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। या तो तुम्हारी बुआ की उम्र की भी हो सकती हूँ और तुम्हारी मौसी की उम्र की भी। कौन? लेखिका। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका को लोग क्या कह के पुकारते हैं? जीजी। जीजी मतलब दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब होशियार, समझदार। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 वर्षों के समय को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी, ठीक है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। क्या होता है बच्चों, उम्र के साथ साथ हमारी पसंद बदलने लगती है, ठीक है। तो हम जब बचपन में हम लोग कोई भी कलर पहन लेते हैं, कोई भी कलर का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम हल्के कलर हमको पसंद आने लगते हैं, रंग गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें मतलब ड्रेसेस, जैसे कि सलवार कुर्ता, फ्रॉक, ठीक है। इस अलग अलग तरह की पोशाक, पहनावा। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये सब पोशाकों के नाम हैं। कौन कौन? फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है।
हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। लेखिका इसमें हमें बता रही हैं कि उन्होंने बचपन में तरह तरह के पोशाक पहने, जैसे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, ठीक है। और उनको एक फ़्रॉक बहुत ही पसंद था, जो कैसा था, गुलाबी रंग का था, चुन्नटोदार था और घेरदार था, ठीक है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़ी प्लेट वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, 2 ट्यूनिंग भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो जो लेखिका है वो आपको बताना चाह रही हैं कि बचपन में उन्होंने किस तरह की फ़्रॉक पहनी और किस तरह की पोशाकें पहनी, ठीक है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, यह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। पहले के ज़माने में नौकर और नौकरानियों से मोजे धुलवाना मना था। उनके लेखिका के परिवार में ऐसी हिदायत दी गई थी कि वह अपने मोजे खुद धोए, बच्चे अपने मोजे खुद धोए, नौकर नौकरानी से नहीं धुला सकते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, ठीक है। संडे के दिन यानी इतवार के दिन सभी बच्चे क्या करते थे, अपने मोजे धोते थे और अपने जूतों में पॉलिश करते थे, ये उनका काम होता था। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्या होता है, जब नए नए जूते आते हैं तो वो जब हम पैरों में पहनते तो क्या होता है, पैरों में छाले निकल जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना, कभी कभी नए नए जूते पहनो तो पैरों में छाले निकल आते हैं। ऐसा ही लेखिका के साथ भी हुआ, ठीक है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, ठीक है। तो जब नए नए जूते पहनते हैं तो क्या होता है कि पैरों में छाले निकल आते हैं। तो लेखिका क्या करती थी, वो जूते के अंदर क्या रखती थी, रुई रखती, जैसे कि हमारे पैर में छाले ना पड़े। ऐसा आपने भी किया होगा ना। हमने भी किया है वैसे। हर शनिचर को, शनिचर मतलब शनिवार को, हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये जो ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, ये होता है गरम होता है, ठीक है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, ठीक है। देखिएगा कहाँ की रहने वाली है, वो गर्म प्रदेश में रहने वाली है, ठंडे प्रदेश में रहने वाली है, यानी हिमाचल जैसे शहर में रहने वाली हैं, राज्य में। तो वहाँ पर क्या होता था, ठंड को दूर करने के लिए उनके परिवार वाले उन्हें क्या देते थे, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, वो भी दवा की मात्रा में देते थे, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा ना, आजकल दवा इसमें मात्रा लिखी होती है 10 ml, 15 ml। तो वैसे ही लेखिका को कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीने को दिया जाता था, जिससे कि शरीर कैसा रहे, गर्म बना रहे, ठीक है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। हाँ बच्चों, ये बात तो सही है कि पहले और अब के ज़माने में बहुत अंतर आ चुका है। पहले जो बच्चे थे घर के अंदर नहीं खेलते थे, बाहर खेलते थे, और अब के बच्चे क्या है, टेलीविज़न आ गया है और नए नए गेम्स आ गए हैं। मोबाइल के आने के बाद से तो बच्चे बिल्कुल भी बाहर खेलना पसंद नहीं करते, लेकिन पहले के बच्चे जो थे वो दिन भर बाहर खेलते थे और इंडोर गेम वो नहीं पसंद करते जितना कि आउटडोर गेम, यानी कि घर के बाहर खेलना पसंद करते थे, घर के अंदर नहीं, तभी वो ज़्यादा फुर्तीले रहते थे, ठीक है। और आजकल के बच्चे जो अंदर ही खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, रेडियो टेलीविज़न पे ध्यान देते हैं, ठीक है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन रेडियो की तरह से, जिसमें कि हमें गाने सुनाई पड़ते थे।
रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ये उस समय की बात है जब रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, यानी कि 19वीं सदी की बात कर रही हैं, जब टेलीविज़न और रेडियो का आविष्कार ही नहीं हुआ था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जब लेखिका उस समय की बात कर रही हैं जब कुल्फ़ी खाई जाती थी, ठंडी ठंडी बर्फ़ वाली, और अब उसका नाम क्या हो गया? आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गई है। पहले के लोग नाश्ते में क्या खाते थे? कचौड़ी समोसा, लेकिन अब क्या पसंद आता है लोगों को? पैटीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना? क्योंकि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। पहले के लोग क्या करते थे? शहतूत एक फल आता है, फालसा, खसखस का शरबत पिया करते थे, लेकिन अब क्या है कि लोग कोक और पेप्सी पिया करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। उस समय कोक तो मिलती नहीं थी, तो लेमनेड और विमटो मिलती। लेमनेड मतलब नींबू का शरबत मिलता था, ठीक है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। शिमला और नई दिल्ली में जो भी बच्चे रहते हैं या जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, उनको वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वेंगस, और कौन सा दूसरा? डेविको। वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छी होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। जो लेखिका थी वो और उनके भाई की काम क्या था? उनका शिमला के मॉल से क्या लाना था? ब्राउन ब्रेड लाने का। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। जो लेखिका का घर था वो बहुत दूर नहीं था। कहाँ से? मॉल से। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। और उस मॉल में जहाँ से वो ब्रेड लाते थे, वहाँ पे काउंटर पे क्या था? बहुत तरह तरह की चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज थी, जिसकी खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती थी लेखिका को। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। मतलब कि जो लेखिका थी वो उनके घर में परमिशन थी। जैसे मेरे पापा आपके भी बोलते होंगे ना कि बस एक दिन खाना है चॉकलेट, तो वैसे ही लेखिका के घर में भी था कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन चॉकलेट खानी है। तो लेखिका जो थी वो दुकान पर जाके नहीं खाती थी, वो सारी चॉकलेट घर ले आती थी और उसके बाद वो रात में खाना खाने के बाद अकेले खाती थी। आगे देखिए, शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी आए। चेस्टनट और एक गज़ब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। शिमला में एक आता है काफ़ल, ठीक है। वो कैसे होते हैं? खट्टे मीठे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लाल रंग के होते हैं और कुछ कुछ गुलाबी होते हैं। रसभरी आपने खाया होगा, रसभरी, उसी को काफ़ल बोलते हैं, ठीक है। उसको जैसे ही लेखिका बोलती है वैसे ही उनके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब उनको वह स्वाद याद आ जाता है। आगे देखिए, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। चना जोर गरम तो बच्चों आपने भी खाया होगा। उसमें अनारदाने का जब चूरन डाल दो तो और भी मज़े आ जाता है ना। तो इसमें क्या लिखा है? पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़िया, जैसे कोन के आकार में आप अभी भी खाते होगे ना, भेलपूरी वगैरह मिलती है ना, उसी में कोन के आकार में, ठीक है, उसी के आकार में पहले लेखिका क्या खाती थी? चना जोर गरम। और उस समय गाना चला था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। तो बच्चे, हर स्कूल के बच्चों को ये गाना रट गया था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी।
कुछ बच्चे जो थे वो पुड़िया में खूब तेज मसाला मतलब गरम मसाला डलवाते ताकि वो और भी खाने में चटपटा लगे। छुटपन में हमने शिमला मिर्च पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन मतलब जब हम छोटे थे, मतलब हम बचपन में हमने शिमला मिर्च पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है, क्योंकि शिमला में जो रास्ता है वो उस रास्ते पे केवल घोड़े खच्चर ही चल सकते हैं, हम पैदल नहीं चल सकते, इसीलिए वहाँ पर घोड़े की सवारी ही होती है, इसीलिए सभी बच्चों को मौका मिलता है। आगे देखिए, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर मतलब कम। हम क्यों घोड़ों को कुछ कम समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल से घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ठीक है, हम घोड़ों पे हंसते थे। कौन हंसता था? जो हमारी लेखिका है वो बहुत हंसती थी, जबकि वहाँ के घोड़े कैसे थे? हष्ट-पुष्ट। हष्ट-पुष्ट मतलब बहुत सेहतमंद। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियाँ, तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने शिमला के बात बताई है कि शिमला के दृश्य दिखाया हमें कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। शिमला में जाखू एक पहाड़ का नाम है, एक ऊंचा सा चर्च है, और चर्च की घंटियाँ जब बजती थी तो ऐसा लगता था कि स्वयं यीशु जो भगवान है, भगवान यीशु जो हैं वो संगीत मतलब कि वो स्वयं प्रकाशित दिखाई देते थे हमें। ऐसा लगता था कि भगवान यीशु जो है वो खुद हमें कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त मतलब सूरज डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं, और गुलाबी सुनहरी धारियाँ जो हैं, जब सूर्य डूबता है ना तो कैसा लगता है कि हल्का हल्का गुलाबीपन दिखाई पड़ता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैन पॉइंट की भीड़ से उभरता खोला हल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शाम के समय का वर्णन किया है। लेखिका ने शिमला की शाम का वर्णन किया है कि शाम के समय जब सूरज जो होता है वो अस्त होने लगता है, तब उस समय गुलाबी सुनहरी धारियाँ आसमान को और भी सुंदर बना देती हैं, और जो दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ हैं वो कैसे होने लगते हैं? काले काले दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और बत्तियाँ मतलब रोशनियों से पूरा शहर जो होता है वो जगमगा जाता है। शाम के समय हम बत्तियाँ जलाते हैं ना, लाइट जलाते हैं ना। और रिच की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। जो मॉल की दुकानें होती हैं शाम के समय वो और भी रोशनी से नहा जाती हैं, तो और भी वो सुंदर लगने लगती हैं। ठीक है, सर्वर स्कैनल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसमें शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। और वहीं पे सर्वर स्कैनल पॉइंट के पास, स्कैनल पॉइंट कहाँ पर है? शिमला में। वहाँ एक दुकान थी जिस पर जिस पर क्या था? शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, चित्र बना हुआ था। किसका? शिमला और कालका ट्रेन का। ठीक है, इसमें इसकी पटरियाँ, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन बनी थी, और एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन जिसके सामने सिग्नल देता खंबा बना था। ये किस पर बना हुआ था? ये एक चित्र बना था। ठीक है, दुकान पर। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी? शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज़ में देखने को मिलते, उस समय इतने हवाई जहाज़ तो थे नहीं, तो कभी कभी ही लेखिका हवाई जहाज़ को देख पाती थी। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखते। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। आज भी बच्चों अगर जब आवाज़ आती है ट्रेन की, अरे ट्रेन की बोल रहे, प्लेन की, हवाई जहाज़ की आती है, तो हम भी दौड़ के बाहर देखने जाते हैं ना,
और जब हम ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटा सा पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है ना, ऐसा होता है ना। यह देखो, और वह गाय, उसकी स्पीड ही इतनी, गायब। यह देखो, और वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। ठीक है, एक दुकान पे तो उन्होंने क्या बताया, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। ठीक है, और दूसरी दुकान कौन सी थी? दूसरी दुकान थी जिस पे उन्होंने, किसने, लेखिका ने चश्मा बनवाया था। उन्होंने कहा कि ये दुकान भी मुझे नहीं भूलती है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब भी कोई आँख वाला चश्मा लगाता है तो उसको अजीब सा लगता है ना, अटपटा मतलब अजीब सा लगना। मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। क्या होता है बच्चों, जब शुरू में चश्मा कोई लगाता है तो उसको बहुत अजीब लगता है। तो जो भी लेखिका के चेहरे को देखता, कोई छोटा भी देखता या बड़ा भी देखता, तो वो कुछ ना कुछ कहता ज़रूर। ठीक है, वो क्या क्या बोलता उनको कि क्या आंखों में कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है। इस उम्र में मतलब जब छोटे बच्चे जब चश्मा लगाते हैं तो लोगों को लगता नहीं कि इतनी जल्दी चश्मा कैसे लग गया, आंखें ख़राब हो गई। तो लोग अपनी अपनी सलाह देते थे लेखिका की, दूध पिया करो। तो जो लेखिका थी, वो जो डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि थोड़े दिन चश्मा लगाओ, उसके बाद चश्मा उतर जाएगा, तो वही जवाब वो दोहरा देती, सभी को बोलती कि डॉक्टर ने जो कहा है कि थोड़ी देर पहनो, मतलब कुछ दिन पहनो तो चश्मा अपने आप उतर जाएगा, यानी आंखें सही हो जाएंगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देख कैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, क्या होता है जब लेखिका ने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन मतलब विश्वास दिलाया था कि चश्मा जल्दी उतर जाएगा, लेकिन चश्मा उनका नहीं उतरा, लेकिन बस नंबर उनका कम होता रहा, जिसके ज़िम्मेदार वो खुद को मानती थी। क्यों मानती थी? क्योंकि वो रात के समय टेबल लैम्प में पढ़ती थी, और रात के समय जब हम पढ़ते हैं टेबल लैम्प में तो उसकी रोशनी हमारी आंखों को चुभती है और हमारी रोशनी कम हो जाती है आंखों की। इसलिए रात के समय हमें कम पढ़ना चाहिए, हमें दिन की रोशनी में पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी आंखों की रोशनी सही रहे। तो जब वो चश्मा लगाती थी तो उनके चचेरे भाई मतलब उनके चाचा के लड़के उनको बहुत छेड़ते थे, कहते थे कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। ये कौन चढ़ाता था? उनके चचेरे भाई कि बिल्कुल लंगूर लग रही है। ठीक है, मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। खीजी मतलब गुस्साई, पर शेर बुरा ना लगा। पर उनको ये जो शेर उन बोला था कौन सा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो इसमें उन्हें गुस्सा तो आया, लेकिन उनको शेर ये बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो चाय पी के चले गए, कौन, उनके भाई चाय पी के जब चले गए तो लेखिका अपने कमरे में जाती हैं और आईने मतलब शीशे के सामने खड़े होकर बार बार चश्मा एक बार उतारती है, एक बार पहनती है, एक बार उतारती है, पहनती है, अपने को बार बार निहारती हैं और सोचती हैं कि मेरे भाई ने जो मुझे बोला कि सूरत बनी लंगूर की, क्या मैं सच में तो लंगूर नहीं लग रही हूँ। तो वो देखती है, कहती नहीं, मैं अच्छी ही लग रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई की टोपी उठाई और अपने सर पर लगा ली। तो उन्हें पहले कुछ अच्छी लगी, फिर उन्हें कुछ मजाकिया भी लगी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब क्या है, लेखिका कह रही है ये तब की बात, यानी उनके बचपन की बात थी। अब तो चेहरे के साथ क्या है, चश्मा भी उनके साथ घुल मिल गया है, मतलब अब उनको आदत हो गई चश्मे की। अब अगर वो चश्मा ना लगाए तो उनको कैसा लगता है कि चेहरे में कुछ कमी है।
ठीक है। हम जो जो भी वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो वस्तु हम एक दिन ना इस्तेमाल करें तो हमें कैसा लगता है कि कुछ हमने खो दिया है या कुछ मिसिंग है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब लेखिका कहती हैं कि मुझे वो टोपा याद आ रहा है बचपन वाला, काली फ्रेम का चश्मा भी याद आ रहा है और लंगूर की सूरत वाली शेर जो किसने बोला था, उनके भाई ने, चचेरे भाई ने बोला था ना। लेकिन अब वो कहती हैं, अब जब ये बड़ी हो गई, कहती है अब इन दिनों मैं शिमला में क्या लगाती हूँ, सिर पर टोपी, शिमला की टोपी। मैंने कई रंगों की जमा, उन्होंने कई रंगों की अपने ड्रेस की मैचिंग की टोपियाँ जमा कर ली हैं। पहले कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते हिमाचली टोपियाँ। अब आसानी से और सुंदर दिखने वाली हिमाचली टोपियाँ उन्होंने खरीद ली हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा अध्याय, ठीक है। ये हमें ऐसे ही आपको भी घर पे एक बार और पढ़ना है और समझना है, ठीक है। इसके कठिन शब्द आपको ढूंढने हैं और उसके अर्थ आपको लिखने हैं पार्ट 2 के। और एक बार पूरे अच्छी तरह से आपको भी इसको पूरा लेसन पढ़ना है और जो ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे बहुत ही अच्छी ये कहानी है बचपन, ठीक है। आप भी अपने बचपन की कोई भी एक बात जो आपको याद है वो आप लिख के हमें क्या करेंगे, सेंड करेंगे। बस एक पेज का आप कोई भी घटना है, कोई बचपन की आपकी याद है तो वो हमें लिखकर आप सेंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।